नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। ट्विटर से विवाद के बीच भारत अब सोशल मीडिया कंपनियों से फर्जी मैसेज जो आते हैं, जो वायरल होते हैं, जो कि कई अफवाहें फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, ऐसे मैसेजों पर और ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने वाला नियम बना रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप से सरकार ने ये कहा है कि वो ऐसे मैसेज फैलाने वाले कि ये कहां से मैसेज आ रहा है, जानकारी दी जाए, बताया जाए कि ये किसने फैलाया, किसने इस तरह का मैसेज वायरल किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है देवेंद्र शर्मा जी, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद हैं आईजी अंकित शुक्ला जी। अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। क्या ऐसा संभव है और इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे फायदा होगा? देखिए, इससे फायदा तो बहुत होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता लगे जी। कि ये स्प्रेड कहाँ से हो रहा है, उसका रूट क्या है। बट अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जैसे अगर आप व्हाट्सएप की बात करेंगे, तो ये व्हाट्सएप से निकालना बहुत मुश्किल है। जी। हालांकि फेसबुक से निकालना आसान होगा, क्योंकि उसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है, वो शेयर्ड होती है किसी भी पब्लिक के लिए, पब्लिक फॉर्म के लिए, अगर वो किसी ग्रुप में शेयर हो रहा है या कोई इंडिविजुअली शेयर कर रहा है तो। बट इन केस ऑफ व्हाट्सएप ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्हाट्सएप डेटा अपने पास भी स्टोर नहीं रखता है। वो पर्सन टू पर्सन ही केवल रीड होता है। अगर मैंने आपको भेजा है तो केवल आप पढ़ सकते हैं और मैं पढ़ सकता हूँ, कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता। इवन व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता। ऐसा व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है, जो कि जिसको लेकर अभी रिसेंटली विवाद हुआ था। तो उन्होंने क्लियर किया कि ये डेटा केवल दो पार्टियों के बीच में है, जो भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है। तो व्हाट्सएप में ये सोर्स निकालना बहुत मुश्किल होगा, पर फेसबुक के केस में ये फिर भी आसान है। अब डिपेंड ये करता है कि गवर्नमेंट कितना प्रेशर देती है व्हाट्सएप को कि हमें वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल के दो, क्योंकि उससे नुकसान हो रहा है। हालांकि कई देशों में फेसबुक को लेकर विवाद चल रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक पे केस किया कि हमें ये फेक न्यूज़ बंद करवानी है, हमें डेटा शेयर करो। फेसबुक उनके साथ वार्तालाप कर रहा है, वो सब कुछ निकलेगा। अब फेसबुक ही व्हाट्सएप को ओन करता है, तो क्या वो व्हाट्सएप से भी शेयर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अंकित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। साइबर क्राइम के बारे में आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। देखिए, साइबर क्राइम की कोई एक डेफिनेशन या परिभाषा लॉ में अथवा एकेडमिक्स के बीच में नहीं है, मगर जनरली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि जिन क्राइम्स को करने के दौरान कंप्यूटर या इंटरनेट एज अ टूल या एज अ सोर्स या एज अ टारगेट यूज होता है, उन क्राइम्स को साइबर क्राइम कहा गया है। मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो जो हमारे यहाँ पर एक अश्लील सामग्री की बात आती है, इस तरह की सामग्री अगर कोई इंटरनेट पे भेजता है, इसके अलावा यदि मान लीजिए किसी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, या अपनी पहचान छुपाकर, जिसको कि हम इम्पर्सोनेशन कहते हैं, अगर इम्पर्सोनेट करके कोई क्राइम करता है, तो फिर ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। जी। देवेंद्र जी, आपने अभी कहा था कि व्हाट्सएप से मुश्किल होगा कि जो मैसेज संदेश जो जारी हुआ वो कहाँ से हुआ, किसने किया, लेकिन फेसबुक पे आसान होगा। लेकिन इससे पहले भी सरकार ने फेसबुक से कहा था कि इस तरह की जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है वो उसकी जानकारी बताएं, लेकिन उस दौरान भी फेसबुक ने मना कर दिया था। हाँ तो जी। इनके लिए कितना चुनौती होगी ये, क्योंकि निजता का अधिकार भी इससे जुड़ा हुआ है। क्या ये संभव है उन कंपनियों के लिए, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए? देखिए, अभी रिसेंटली यूरोप में जीडीपीआर लागू किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जीडीपीआर का मतलब है कि कोई भी डेटा जो किसी पर्सन से रिलेटेड है और वो कंपनी उसको यूज़ में लेती है, तो कंपनी के पास भी अधिकार नहीं है कि वो उस डेटा को शेयर करे। जी। और वो पहले, आप अपना खाता खुलवा रहे हैं किसी बैंक में, तो हम केवाईसी करते हैं। तो केवाईसी के लिए आप उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, तो आप कस्टमर के बारे में सब जानना चाहते हैं। तो जीडीपीआर के अंदर रूल ये है कि आप कस्टमर से डेटा तो ले लेंगे सारा, पर आप बिना कस्टमर की इंफॉर्मेशन की इजाज़त के बगैर आप वो डेटा यूज़ में नहीं ले सकते। जी। और आप वो पहले कस्टमर से पूछेंगे, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ? और अगर कस्टमर बोलता है कि हाँ, मैं आपको बताने के लिए राज़ी हूँ, तो ही वो आपसे लेगा।
अब हम सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं। ये तो हुआ नॉर्मल सरकारी विभागों के लिए। फॉर एग्जांपल ट्विटर है। ट्विटर, फेसबुक दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग हैं, पूरा स्ट्रक्चर अलग है। ट्विटर ने अभी रिसेंटली ये अपडेट्स लागू किए हैं कि जब भी कोई ट्वीट करता है तो ट्विटर खुद उसको वेरीफाई करके एक आपको नोटिफिकेशन उस ट्वीट के साथ ही देता है कि ये फेक है। जबकि फेसबुक में ऐसा नहीं है। फेसबुक एक जनरल प्लेटफॉर्म हो गया है, वो ओपन सोर्स है काइंड ऑफ फॉर यूजर्स। आप उसमें कुछ भी डेटा डालें, ना उसको वेरीफाई करते हैं, ना उसकी जांच करते हैं कि ये कहाँ से आया है, ये कितना वैलिड है और कितना नहीं है, पर ट्विटर इस चीज़ को वैलिड करता है। तो जो आपका सवाल है क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको एक अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। शायद वो ट्विटर ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है पर फेसबुक ने नहीं किया है। पर वो डिपेंड करता है कि उनकी पॉलिसी क्या है, कि क्या फेसबुक ऐसा प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर या नहीं करेगा। पर हाँ ये पॉसिबल है। तो इसमें किस स्तर से जांच की जाएगी, कैसे निगरानी की जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर इस तरह की चीजें वायरल हो रही है तो? हर पोस्ट को एक टीम, आप फेसबुक यूज में कर लेते हैं, आपने पोस्ट किया और उसको सेंड किया, तो जब वो सेंड होता है तो वो फेसबुक के सर्वर पे जाएगा और सर्वर पे जाके वो पब्लिक होने से पहले उस फेसबुक की टीम को वो रीड करना पड़ेगा उसको। अब वो चाहे आप मशीन लर्निंग के थ्रू करें या इंडिविजुअली करें, आप कीवर्ड उसमें सर्च कर सकते हैं कि अगर ये कीवर्ड आ रहा है तो पहले उसको फिल्टर करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हो सकते हैं कि अगर उनमें से कोई भी वर्ड उस पोस्ट के अंदर है तो मैं उस पोस्ट को वेरीफाई करना है। और अगर कोई जनरल पोस्ट है तो आप उसको डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिक में डाल सकते हैं। पर अगर अब आपका कीवर्ड मैच हो गया तो आप उसको होल्ड करें, जब तक कि आप उसको कंप्लीटली वेरीफाई नहीं करते तब तक आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते। तो इसमें मशीन लर्निंग और एज वेल एज एक कंप्लीट डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट भी वेरीफाई करने लायक होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हाँ ये पब्लिक में जाने लायक है या नहीं है। जी, मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर किए देता हूँ। जी अंकित जी, जो नए रूल्स आ रहे हैं इसमें इनने बात की है कि यदि कोई कंप्लेंट करेगा या कंप्लेंट 24 दिन में कंप्लेंट 24 घंटे में एक्नॉलेज करनी होगी, 15 दिन में जांच करनी होगी। उसके बाद इनका एक कंप्लायंस ऑफिसर बनेगा, एक ग्रीवेंस ऑफिसर बनेगा। उनने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दो रूप में बांट दिया, एक सिग्निफिकेंट कह रहे हैं नंबर ऑफ यूजर के आधार पे और एक नॉर्मल कह रहे हैं। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि जो रिव्यू वाली बात है कंटेंट की, तो वो तो जैसा कि सर कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग या कीवर्ड के आधार पे ही हो सकती है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फेसबुक सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा। फॉर एग्जांपल जो एक चीज़ लाइव है जो होता ये था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए कुछ उनने फिल्टर्स डाल रखे थे, मतलब शायद उनने स्किन टोन के आधार पर डाला होगा। ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनमें आप न्यूडिटी मशीन लर्निंग से लर्न कर सकते हैं कि इस पिक्चर में न्यूडिटी है कि नहीं। तो वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल था, उसके लिए फेसबुक खुद ही अपनी मशीन लर्निंग से वो डेटा निकाल के और उसको एनसीआरबी को भेज रहा था, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। उसके माध्यम से वो जो केसेस है वो फ्लैग होके हमारे पास आया करते। तो ये कुछ चीजें जो फेसबुक ऑलरेडी कर रहा है। बाकी अगर वो हमारी जो कंप्लेंट्स हैं या जैसे आप लोग हैं, पत्रकारगण हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आप लोगों की और पुलिस की कंप्लेंट को ही फेसबुक एड्रेस कर दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज की डेट में फेसबुक के पास करोड़ों कंप्लेंट्स आती है। जैसे आपने फेक आईडी का सुना होगा, फेक आईडी हमारी बना ली, पैसे मांग रहे हैं। इस प्रकार के केसेस इतने ज्यादा हैं कि फेसबुक इनको ही हैंडल नहीं कर पाता। तो वो ऑटोमेटिकली कुछ सेल्फ रेगुलेशन जैसा कर पाएगा, इसकी थोड़ी सी मुझे मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है कैसा हो। जी बिल्कुल। अंकित शुक्ला जी, एक सवाल और था कि साइबर क्राइम से बचने के लिए लोग क्या करें? साइबर क्राइम से बचने के लिए देखिए, एक तो इस प्रकार के साइबर क्राइम से, जैसे मान लीजिए फेक आईडी किसी की बन गई, फेक आईडी अगर आपकी बन जाती है तो इसका तो वास्तव में कोई फिलहाल सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा कि आप सोशल मीडिया का ही प्रयोग करके सबको बताएं कि भाई ये हमारी फेक आईडी। लेकिन प्रायः जो होता है, प्रायः क्या होता है कि लोग अपने पासवर्ड्स वगैरह बहुत ही आसान रख देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि हमको पता है कि हमको हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं शेयर नहीं करनी है, अच्छा अश्लीलता क्या है ये भी हम जानते हैं,
जो बच्चे एक दूसरे की तस्वीरें शेयर करते हैं उनको भी पता है कि वास्तव में अश्लील कहीं ना कहीं किसी प्रकार के लालच में या कई बार किसी अगले व्यक्ति पर भरोसा करके कहीं ना कहीं हमारे जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनसे मुझे लगता है कि व्यक्ति मार खा जाता है। प्रॉपर तरीके से वो अपने ब्रेन का उपयोग, मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो चीज़ें हमने सुन रखी हैं उनको हम अप्लाई करें, और अगर मान लीजिए कभी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो पूरी तरह से हम चौकस रहें, हम देखें कि वास्तव में हम जिस व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं वो वास्तव में है कि नहीं है, और थोड़ा सा अपना जो मस्तिष्क है उसका उपयोग करें, बहुत ज़्यादा इमोशंस में ना बहें। लालच शायद एकमात्र वजह है। यदि लालच ना होता, मतलब इसका उदाहरण अपन ऐसे ले सकते हैं कि आपसे अगर कोई अभी सलाह लेगा तो हम बिल्कुल इसको सही सलाह देने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन वही घटना जब हमारे साथ घटती है तो हम उसमें क्राइम में फंस जाते हैं, हम विक्टिम हो जाते हैं। मुझे तो ये एक बहुत बड़ी वजह लगती है बहुत सारे केसेस में। हाँ, बिल्कुल सही कहा अंकित जी ने। लालच एक चीज़ है जिससे साइबर क्राइम को रोका जा सकता है कुछ हद तक, जो फाइनेंशियल रिलेटेड है। और दूसरी चीज़ है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने नया नया स्मार्टफोन लेना स्टार्ट किया है और इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं यूज़ में लेना, क्योंकि अभी तक वो लोग डायरेक्टली फिजिकल प्रेजेंट होना पसंद करते थे बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए, पर अब सारी चीज़ें एज ऑनलाइन हो रही हैं तो वो सीख रहे हैं। उनको हमें ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो यूथ है वो फिर भी समझदार है, वो ऐसी चीज़ों पे जल्दी से अवॉइड करता है, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। पर उन्हें डिफरेंस करना मुश्किल होता है उनके लिए कि क्या ये असली है या फेक है। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगा कि सरकार चाहती है कि उसे वो शक्ति मिले, जो संदेश जहां से वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं वो सरकार को वो पावर दे, तो क्या ऐसा संभव है? सरकारी एजेंसियों को वो शक्ति प्रदान होगी? होनी चाहिए। कई देशों में अभी इंडिया में ये रिसेंटली चालू हुआ है, पर पिछले कुछ सालों से यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी बहस चल रही है। वहाँ की जो गवर्नेंस हैं वो फेसबुक को और गूगल को बाकायदा हर साल कभी ना कभी अपने सामने पेश करके बोलते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए, तुम्हारे पास है। और अब यही डिफरेंस है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट से कितना लिंक हो सकता है, वो कितना डेटा शेयर कर सकते हैं। या तो ये इस तरह से होना चाहिए कि जब भी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है उसको गवर्नमेंट से रूल और वैलिडिटी तभी मिलेगी जब वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तब तो आप उसको आगे फॉलो करो। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अप्लाई करनी पड़ेंगी जो कि पहले से एग्जिस्ट करती हैं कंपनियां उनके लिए। जी अंकित शुक्ला जी, अगर कोई व्यक्ति साइबर क्राइम में फंस जाता है तो वो सबसे पहले कहां शिकायत कर सकता है? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है इसके लिए? इसके लिए एक पोर्टल है जी, एनएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, cybercrime.gov.in। तो याद रखना ही बहुत आसान है, cybercrime.gov.in है, तो इसमें जाके वो शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा अपना जो निकटस्थ थाना है, जो भी संबंधित थाना रहेगा वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने जल्दी आप पुलिस के पास जाएंगे उतने ही जल्दी आपकी समस्या का निवारण हो पाएगा। कुछ डॉक्टर जैसा है कि एक्सीडेंट के जितने जल्दी आप मरीज को पहुंचाएंगे उतने ही जल्दी आपका काम होगा, तो बस वैसा ही। जी देवेंद्र जी, क्या कोई ऐसी टिप्स आप बता सकते हैं कि जो यूजर है, जो लोग हैं, वो खुद ही जो फेक मैसेज है, फेक न्यूज है, उनको पहचान सकते हैं? देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि जानबूझ के ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो ये सुन के बिना उसको वेरीफाई करे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश नहीं करते, वो शायद वो गलती से या इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं, इसकी बजाय उसको कोई मैसेज आया कि ऐसा हो रहा है, जल्दी से जल्दी लोगों को फॉरवर्ड करो, तो बस उन्होंने पढ़ा और बिना उसको वेरीफाई करके अपने जितने कॉन्टैक्ट हैं सबको फॉरवर्ड कर दिया। तो बस वहीं एक ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। आपको कुछ आया तो आप पहले उस बंदे से पूछो कि जिसने आपको भेजा है कि क्या ये सच है, और अगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो आपके पास गूगल है, गूगल आपको सच बता देता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ। और अगर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं तो बस उसको आगे जाने से रोकिए। आप आगे नहीं भेजेंगे तो वो और आगे नहीं फैलेगा। जी अंकित शुक्ला जी, हाँ
क्या होता है कि कई वेबसाइट्स हैं, जैसे कि इंडिया टाइम्स की एक वेबसाइट है, कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मान लीजिए बहुत बड़ी जो न्यूज़ होती है, जैसे मान लीजिए अभी सैफ अली खान का लड़का है तैमूर, मान लीजिए उसके विषय में कोई न्यूज़ आती है, तो फैक्ट चेकिंग वाली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप जाके अगर वो डालेंगे, उनको आप सबमिट करेंगे, तो वो आपको 24 घंटे करीब में अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी तो आपको चेक करके बताएंगे कि भाई वास्तव में न्यूज़ सही थी अथवा गलत थी। ये भी एक बिल्कुल। चीज़। ठीक है। अंकित शुक्ला जी, वर्तमान में जो कानून है साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ, उसमें क्या सजा का प्रावधान है? अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अफवाहें जो फैला रहे हैं, कोई ग्रुप फैला रहा है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या सजा का प्रावधान है? देखिए, आईटी एक्ट आने के बाद से एक साइबर टेररिज्म की धारा उसमें डाली गई थी। तो साइबर टेररिज्म ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे कोई मैसेजेस करता है जिससे भारत की एकता या अखंडता को फर्क पड़ता है, या हमारे कोई पड़ोसी देश से संबंध खराब होते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। मान लीजिए किसी मैसेज से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं और वास्तव में उससे दंगा ही हो जाए, तो ऐसे केस में फिर उसको साइबर टेररिज्म माना जाएगा और उसमें 10 साल से लेकर इवन उम्र कैद तक की सजा उस व्यक्ति को हो सकती है। तो वास्तव में वो बहुत एक सीरियस चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि जानकारी के अभाव के कारण हम लोग उसको हंसी खेल में ले लेते हैं और तरह तरह की चीज़ें ट्रांसमिट करते हैं। जी, देवेंद्र जी, जब भी सोशल मीडिया कंपनी अगर इस तरह की जानकारी साझा करेगी, तो क्या आपको लगता है कि उनकी जो एंड टू एंड पॉलिसी है उसमें उन्हें ढील देना होगी, तभी संभव है? नहीं तो फिर बात यही हो जाएगी कि सरकार डिमांड करती रहेगी, मांगती रहेगी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, जैसा कि ट्विटर के साथ ताज़ा विवाद चल ही रहा है। हाँ जी, एक्चुअली ये पहले डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि उस सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ क्या है, आप उसको किस तरह से यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्विटर है, ट्विटर को आप एज ए न्यूज़ प्लेटफॉर्म भी यूज़ में ले सकते हैं, पर फेसबुक का काम वो नहीं है। फेसबुक का काम है आप अपने लोगों से कनेक्ट रहें, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कौन से लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में कहें। अगर आप उसका गलत यूज़ में लेंगे तो वो फैलेगा। अब गवर्नमेंट उसको किस तरह से हैंडल करती है, उसके लिए उनको पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, उनको अपनी पॉलिसीज़ इस तरह से अपडेट करनी पड़ेंगी कि यूज़र को ही वो मना करें कि आप ये चीज़ नहीं फैला सकते हैं या आप ये कंटेंट नहीं अपलोड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये पहला काम कंपनीज की तरफ से होगा, और वो तभी होगा जब गवर्नमेंट उनको ऐसा रूल अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। बिल्कुल, तो लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा ताकि इन फेक न्यूज़ से, फेक मैसेजेस से बचा जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी और अंकित जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।